अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम, अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम तो हर खुशी लिख दे। जो मोड़ आपको आपकी मंजिल दिलाए, जो मोड़ आपको आपकी मंजिल दिलाए, वो मोड़ आपकी तरफ मोड़ देते हम, वो मोड़ आपकी तरफ मोड़ देते हम। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी, आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम है गैल्वेनोमीटर भी। क्या नाम है? गैल्वेनोमीटर भी, गैल्वेनोमीटर। ये है भाई गैल्वेनोमीटर। क्या काम आता है, आज पूरा इसको डिटेल से पढ़ेंगे, हर चीज के बारे में इसमें जानेंगे, लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले पूछ ले जाए कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। लैब में आप लोगों ने देखा होगा जी लिखा मिलेगा, इस पे ऐसे चौकोर सा होगा और उस पर जी लिखा मिलेगा। वोल्टमीटर पे भी ऐसे चौकोर से होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं, बट फर्क होता है भी जी लगा हुआ है तो गैल्वेनोमीटर, वी लगा है तो वोल्टमीटर, ए लगा हुआ है तो एम्पीयर मीटर। तो आज हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको बताएंगे किस प्रकार से गैल्वेनोमीटर को ही वोल्टमीटर में बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर को ही एम्पीयर मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। तो सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर पढ़ लेते हैं, बाद में वोल्टमीटर और एम्पीयर मीटर को कैसे बनाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ेंगे भी। तो गैल्वेनोमीटर पहले तो क्या होता है? इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल करंट। ध्यान देना भैया, क्या बताया कि मेजर भी कर सकता है, डिटेक्ट भी करता है, स्मॉल करंट को करेगा। कभी आप एम्पियर वाले करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दोगे तो नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ देखा होगा आप लोगों ने जब गैल्वेनोमीटर में, तो उसमें मिली एम्पियर में ही आपको रीडिंग मिलेगी। कहां मिलेगी? मिली एम्पियर में। मतलब लीस्ट करंट को, छोटे से छोटे करंट को मेजर करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं भाई? गैल्वेनोमीटर का। ठीक है बेटा। तो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एंड डिटेक्ट स्मॉल करंट। मतलब कि आपका जो हल्का सा करंट है उसको मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर मिली में, माइक्रो में या 10⁻³ में अगर कोई हो तो उसको फाइंड आउट करने में ये हेल्प करेगा भाई। उसके बाद में गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? इस टॉपिक में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो वैसे पढ़ने वाले हैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। बहुत सारे टाइप के मीटर होते हैं ये गैल्वेनोमीटर। तो हमारे जो सिलेबस में है इन सीबीएसई मूविंग टाइप का गैल्वेनोमीटर है भाई, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। इसका प्रिंसिपल लिख देते हैं हम, प्रिंसिपल। ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि जब किसी रेक्टेंगुलर कोयल को प्लेस्ड किया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। यही बताया गया था। व्हेन ए rectangular coil is placed inside a magnetic field, it experience a force या ये टॉर्क, it experience a torque भी, इट एक्सपीरियंस टॉर्क। ये इसका क्या हो गया भाई? प्रिंसिपल। कि जब किसी रेक्टेंगुलर कोयल को जैसे कि लास्ट क्लास पढ़ा था आपको, तो एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसको एक फोर्स लगता है, यानी कि एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से क्या करते कोयल घूमती है। टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क कैसे निकाला था भाई? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लास्ट क्लास पढ़ाया होगा आप लोगों को, याद होगा। और उसका जो टॉर्क निकाला था वो कितना आया था? NIAB साइन थीटा। ए जो साइन थीटा है वो एंगल था NI, एरिया वेक्टर, और बी के एरिया के परपेंडिकुलर नहीं, एरिया के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल नहीं, एरिया वेक्टर। किसके बीच में? एरिया वेक्टर। तो इसको समझने के लिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। तो वी चूज, क्या करेंगे? वी चूज ए रेक्टेंगुलर कोयल, ठीक है ना, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स प्लेस्ड करेंगे इन स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको क्या करेंगे? प्लेस्ड करेंगे भाई। हमारा काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगुलर कोयल लेंगे जिसमें हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स होंगे, और उसको स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे। स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद देखिए क्या करेंगे। देखिए, व्हेन करंट पास थ्रू दी कोयल, या करंट
to be measured, when current to be measured is sent to the galvanometer, कि जिस करंट को मेजर करना है और उसको उसमें गैल्वेनोमीटर में सेंड किया जाता है, व्हेन करंट टू बी मेजर्ड इज सेंड टू द गैल्वेनोमीटर, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, ठीक है, एंड कोयल स्टार्ट रोटेटिंग। कोयल क्या कर रही है भाई? स्टार्ट कर रही है, रोटेटिंग करना शुरू कर देती है। वी यूज पॉइंटर एंड स्केल टू मेजर इट। इतना काम हम करेंगे इस पूरी डेरिवेशन में। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कोयल को लेंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, उनको प्लेस करना है किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और जिस करंट को हमें मेजर करना है कि कितने क्वांटिटी करंट जा रहा है उसको उसमें से क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर में से पास करवाएंगे। और पास करवाने से आपको बताया था कि जब कोई रेक्टेंगुलर कोयल में से करंट फ्लो करता है तो एक्सपीरियंस से टॉर्क, तो इट्स एक्सपीरियंस से टॉयल और कोयल स्टार्ट रोटेटिंग। और उसके बाद में हमें एक पॉइंटर लेना है और एक स्केल लेना है जो कि मेजर कर सके। ये काम है किसका? मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का। आपको क्या देना है? मोर करंट देना है, ताकि मोर करंट देना है। अगर आप मोर करंट दोगे तो क्या होगा? मोर टॉर्क होगा। ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं मैं, मोर टॉर्क होगा भाई। क्या होगा? मोर टॉर्क। अगर मोर टॉर्क होगा तो क्या होगा? मोर रोटेशन हो जाएंगे, लेकिन मोर डिफ्लेक्शन, भाई ज्यादा चक्कर लगाएगा, इस तरह से घूमेगा। भाई ज्यादा करंट दिया, ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करने से ज्यादा वो घूमेगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करेगा। उसके बाद में क्या होगा? और मोर फिर क्या आ जाएगी? मोर रीडिंग। बस ये काम करना है यहां पे हमें। सबसे पहले हमने क्या बताया कि सबसे पहले हमें करंट देना है। करंट देने से क्या करेगा? वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क से क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन से हमारे रीडिंग आ जाएगी। भाई ये हमें पता होना चाहिए कि करंट देने से क्या हो रहा है? टॉर्क आ रहा है। टॉर्क आने से क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन आ रहा है। डिफ्लेक्शन आने से क्या आ रहा है? रीडिंग। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अब कंस्ट्रक्शन। भाई ये उतार लिया होगा, नोट डाउन कर लेना। भैया पॉज करके कर लेना, नोट डाउन कर लो भी, फटाफट कर लो। कर लिया होगा, पॉज कर लो, पॉज करके कर लिया करो भाई नोट डाउन। अब देखिए क्या हो रहा है। यहां से आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन बड़ी ही मजेदार है इसकी। सबसे पहले हमें क्या लेना है भाई? कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन ध्यान समझना भाई। सबसे पहले हमने यहां से एक पॉइंट बनाया, कनेक्शन। यहां से एक वुडन बोर्ड ले लिया, मान लो कोई भी, जहां से तार को लपेटना है या फ्री छोड़ देना है। ये तार हमें यहां से क्या कर देना है? फ्री छोड़ना है। छोड़ दे यहां से फ्री। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? ये टर्मिनल नंबर 1, T1 बोल देता हूं इसको, टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल 1। यहां से हमने क्या करा? एक तार को फ्री छोड़ दिया। ये फाइन वायर है, फाइन वायर मतलब सॉफ्ट वायर है ये वाला। अब क्या करा हमने? इसको ऐसे करा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद में यहां से हमने क्या करा? ये है स्प्रिंग भाई। क्या है? स्प्रिंग। उसी की बनी हुई है, फॉस्फोर और ब्रॉन्ज, फॉस्फोर की बनी हुई होती है। और इस स्प्रिंग को यहां से फिर दोबारा से टर्मिनल नंबर T2 से कनेक्ट करवा दिया गया। ठीक है, ये T2 टर्मिनल हो गया भाई। सबसे पहले हमने क्या करा? एक फाइन वायर लिया गया। ये जो वायर है ये इंसुलेटेड होने चाहिए, वन अनदर से इंसुलेटेड होने चाहिए, यानी कि इसके ऊपर लेयर होनी चाहिए, एक दूसरे से टच में नहीं आने चाहिए। और एन टर्न है इसमें। कितने टर्न है भाई? एन टर्न है इसमें, बहुत सारे टर्न है इसके अंदर। यहां तक क्लियर होगी। अब इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाया इस तरीके से। इसको थोड़ा साइड में लिख देंगे। ये लो, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ
और ये साउथ। इसको बोल दिया एन टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर। ठीक है, ये आपकी हो गई स्प्रिंग और ये फाइन वायर भाई। इस प्रकार से हमने कंस्ट्रक्शन कर ली भैया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नॉर्थ और साउथ इस प्रकार से कवर है। इसके बीच में क्या कर दी, प्लेस्ड कर दी कोयल। आप देख पाओगे नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा यहां से, ये बी बन रहा है भाई। क्लियर हो गई, हमने तैयार कर दी भाई। अब क्या हो रहा है, आप देखोगे कि ये तो सीधा का सीधा दिख रहा है आपको ऐसे जाते हुए। तो जब इसके अंदर से जब पास होगा तो हमने बताया था क्या फॉर्मूला था, एन आई ए बी साइन थीटा। यानी कि जब इसको ऑन करेंगे इसमें से करंट फ्लो करता है आई, मान लो इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अभी बताया था। एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे, सबसे अभी आप देख पा रहे हो कोयल कुछ इस प्रकार से लगी हुई है, तो इसका जो एरिया वेक्टर देखोगे और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में जाएगा। कि एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, जिस भी साइड में कोयल है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जिस साइड में करंट जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसे। तो आप फाइंड आउट कर पाओगे कि यहां जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा भाई, 0 डिग्री का बनेगा, जिसकी वजह से यहां पे टॉर्क नहीं लगेगा। क्लियर होगी बात। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इस कोयल को थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा। वो ध्यान से समझिए कैसे करना है। तो आप देखोगे कि थोड़ी सी हमें, जैसे पिछली बार बनाया था कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से हमें ऐसे करना है। समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा हूं मैं। ये देखिए आप आराम से, ठीक है। ये आ गई आपके पास स्क्रीन। अब थोड़ा सा फर्क दिखा, ये है भाई असली चीज। ये आपकी कॉइल होगी इस तरीके से, एक्चुअली में ऐसी होगी, ये एक्चुअली में इस प्रकार से होगी ये, कि इस प्रकार से इसको प्लेस किया जाएगा। आप देख सकते हो आराम से। अब क्या करना है कि इसका एरिया वेक्टर होगा, जैसे इसको ऐसे लटका दे, सस्पेंड कर दे, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। समझ रहे हो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो कोयल ऐसे है, अब ये कैसे होगी, ऐसे होगी मान लो, तो कोयल ऐसे हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। या इसका हम बात कर सकते हैं, इसको हमने सोल्व करा था तो हमें याद करिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बताया था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA की जगह होता है M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करने का रूल सुनिए। क्या करना है भाई आपको, राइट हैंड के फिंगर को, राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है, कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ये बात आपके नोट डाउन कर लेना है, छोटी सी बात थी। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, ये एरिया वेक्टर की तरह ही होता है। एरिया वेक्टर से आप फाइंड आउट नहीं करना चाहते हो डायरेक्शन तो अलग बात है, नहीं तो आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से भी निकाल सकते हो। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऐसे है, करंट कैसे जा रहा है, ये देखिए करंट ऐसे करके कैसे जा रहा है ना, तो यानी कि ऐसे, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। अब ये इस प्रकार से, ये समझिए आप लोग, ये कोयल ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरीके, अगर ये ऐसे हो जाएगी तो ऐसे, ये ऐसे हो जाएगी तो इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो ना। तो ये कोयल ऐसे घूमती रहेगी भाई।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्लियर हो गया, टाउ इजिकल टू एम इन टू बी लिख दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे वो देखिए। अब ये तो हमने वैसे समझा दिया आपको कि क्यों करना है, ये वैसे डायरेक्ट उसमें नहीं आएगा, क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन में नहीं मिलेगा आपको, ये करना भी नहीं है, सिर्फ अपने को खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। अब इस फिगर के बाद में आपको लिखना क्या है वो सुनिए। एज द करंट पास थ्रू, एज द करंट पास थ्रू, जैसे ही करंट पास थ्रू होता है, पास थ्रू कोयल, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू बताया था टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। अब यहां पे सुन लो, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, A is the area of each coil। अब ये मत करना ये इनका एरिया अलग अलग है इन कोयलों का, ये बिल्कुल क्लोज टुगेदर है, इसलिए इनका एरिया लगभग लगभग क्या मानते हैं, बराबर मानते हैं। बी इज तो आप जानते होंगे मैग्नेटिक फील्ड, और जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, एरिया के बीच में एंगल नहीं है, ये नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन हो गया भाई यहां तक। अब क्या करना है उसके बाद लिखिए भाई, ये मिटा देता हूं ये, क्योंकि अभी वैसे आपको समझाने के लिए बताया था, ये डेरिवेशन में कहीं इसको जिक्र नहीं करना है अपने को। उसके बाद में देखिए भाई क्या लिखोगे आगे, लिखिए इसके बाद में, एज द कोयल स्टार्ट रोटेट, एज कोयल स्टार्ट रोटेट। अब इस पर टॉर्क लगा तो एज कोयल स्टार्ट रोटेट, जैसे ही कोयल स्टार्ट करती है रोटेट, फाइन वायर एंड स्प्रिंग, फाइन वायर एंड स्प्रिंग स्टार्ट ट्विस्टिंग, स्टार्ट ट्विस्टिंग भाई, स्टार्ट ट्विस्टिंग। जैसे कोयल को रोटेट करते हैं, इस कोयल को जैसे रोटेट करते हैं, जो इसका फाइन वायर है और जो स्प्रिंग वो भी क्या करना शुरू कर देती है, ट्विस्ट करना शुरू कर देती है भाई। क्लियर होगी। दिस डेवलप ए रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, दिस डेवलप ए रिस्टोरिंग टॉर्क, दिस डेवलप ए रिस्टोरिंग टॉर्क इन फाइन वायर एंड स्प्रिंग भी। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये क्या जो लिखवाया है कि कोयल रोटेट करना शुरू कर। देखो ये समझिए कि आप झूला है, झूला आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से, इसे बैठा दिया किसी को, भूतनी को, ये लो ठीक है, झूला झुलाना शुरू करते हैं भाई। हम सीधा दे रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कई बार देखो खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं इसको, झूले को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, वो फिर गोल गोल यहाँ से क्या होती है, रस्सी यहाँ से घूम जाती है, ऐसे ऐसे घूम जाती है, यहाँ से रस्सी ऊपर से ब्लेड चढ़ने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगी। झूले का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, वो अगर उसको झूले को हम ऐसे घुमा देंगे तो इस प्रकार से घूमेगा और रस्सी यहाँ पे एक दूसरे के ऐसे गांठ से बनाती चली जाती है, ऐसे करने लग जाती है। आपने और फोर्स लगाया और फोर्स लगाया, जितना आप फोर्स लगाते चले जाओगे, जितना आप उसमें से करंट फ्लो कराओगे, उतना ही वो ट्विस्ट होना शुरू कर देगा, या करंट से ट्विस्ट हो रहा है क्योंकि करंट से एक्सपीरियंस हो रहा है, वहां हम भी उसको इस प्रकार से फोर्स लगा रहे हैं, कपल फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, झूला घूम रहा है। लेकिन जैसे एक मोड़ते गए पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपने पूरा चढ़ा दिया, जो गांठ है पूरी की पूरी नीचे तक ले आए, करते हो ना आप, ऊपर तक पूरा गोल गोल घूम के कर लेते हो। अब क्या होगा, फिर आप पैर ऊपर कर लेते हो, छोड़ देते हो, क्या हुआ, वो खुल गया वापस, खुला कि नहीं खुला, यही तो काम है, उसी को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग। जब हमें उसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, हमेशा एक ही डायरेक्शन में घुमाए जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में घुमाए जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में घुमाए जा रहे हैं, तो ऊपर से क्लोज होता चला जा रहा है। लेकिन उस रस्सी के अंदर एक अपोजिटिंग, यानी कि जो आप काम कर रहे हो ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाला आ रहा है, कि वो आप उसको मोड़ते जा रहे हो, तो उसके अंदर एक ताकत आ गई है कि मैं भी इसको वापस करूंगा, जितना ही मुझे परेशान कर रहा है मैं वापस आऊंगा, क्या मैं वापस आऊंगा, तो क्या करेगा, वो वापस आएगा। तो वापस आएगा कैसे आएगा, आपने जैसे उसको फोर्स लगाना छोड़ दिया, वापस आ जाएगा, ऐसा ही होता है, खुल जाता है वापस। हाँ, जैसे जैसे आप उसको ब्लेड चढ़ाते जा रहे हो, गोल गोल घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, उस कंडीशन में पता क्या हो रहा है कि आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। पहले कम फोर्स लगाना पड़ रहा था, धीरे 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 करके ज़्यादा फोर्स। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जब आपका जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, जो अब आपका रिस्टोरिंग टॉर्क है, टॉर्क रिस्टोरिंग इक्वल हो जाएगा अप्लाइड टॉर्क के भाई, अप्लाइड टॉर्क के। जितना आप लगा रहे हो,
अप्लाई टॉर्क के और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो मूव नहीं करेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो कंडीशन यानी कि बैलेंस कर देगा। भाई आपने अप्लाई करा फोर्स ऐसे करके उसको घुमा रहे हैं और रिस्टोरिंग टॉर्क उसके वापस आने वाला फोर्स उसके बराबर हो गया, तो ना आप इधर घुमा पा रहे हो ना वो आपको इधर घुमा पा रहा है। ऐसी कंडीशन में बैलेंस, तो ये कंडीशन ऐसी ही आएगा जब आप करंट फ्लो करते जाओगे, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जहां पे टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क। क्लियर हो रही है? अब रिस्टोरिंग टॉर्क को समझने के लिए एक टॉपिक समझा देता हूं आपको। तो देखिए एक चीज समझिए कि सपोज करते हैं यहां एक ऑब्जेक्ट है, उसको रस्सी बांध रखी है और यहां एक ऑब्जेक्ट इस पे बांध रखा है, बॉक्स कोई भी लगा रखा है, इसको घुमाना शुरू करा, ट्विस्टिंग करना शुरू करा, तो ये रस्सी घूमने लग जाएगी इस तरीके से, आप देख पा रहे हो इस तरह से घूमेगी। अगर ये इस तरह से घूम रही है तो इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा। जो इस तरह का जो खिंचाव होता है वापस आना रिस्टोरिंग टॉर्क, तो ये बार बार जो घुमा रहे हैं हम घुमा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, टोरिजिनल स्ट्रेन आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, टोरिजिनल स्ट्रेन। अब सुनो टोरिजिनल स्ट्रेन क्या होता है। टोरिजिनल स्ट्रेन कांस्टेंट के बारे में सुनिए, हम लिखते हैं यहाँ पे टोरिजिनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टोरिजिनल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई, हम लिख देते के, कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई के। आप इसे समझिए कि आपने 1 डिग्री पे घुमाया, क्या घुमाया, यहां पे मैं लिख देता हूं ट्विस्टिंग, और ये हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क, इसको एक बार कंसेप्ट को समझ लो, बाद में आपको पेपर में नहीं लिखना ये चीजें, सिर्फ अपने को समझने के लिए। टोरिजिनल कांस्टेंट क्या आएगा, जो टोरिजिनल स्ट्रेन हम घुमा रहे हैं तो उसकी वैल्यू को हमने क्या मान दिया, के, और ट्विस्ट कर रहे हैं। मान लो 1 डिग्री पे घुमा रहे हो आप, कितने पे घुमा रहे हो, 1 डिग्री पे घुमा रहे हो, तो मान लेते हैं कि ये 1 के घूम रहा होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आ रहा होगा इसमें, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आ रहा होगा, के, क्योंकि इसकी कांस्टेंट को क्या मान रखा हमने, के। 1 डिग्री घुमा रहे तो के, 2 डिग्री घुमाओगे तो 2 के, 3 डिग्री घुमाओगे तो 3 के, 4 डिग्री घुमाओगे तो 4 के, अगर 5 डिग्री घुमाओगे तो आंसर है भाई के तो है ही, और ये 5 के 5। तो यानी कि जो टोरिजिनल कांस्टेंट है हमारे, जो 5 एंगल पे घुमाएंगे तो कितना आएगा, के 5, और ये टोरिजिनल कांस्टेंट है वापस आने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क, जितना आप घुमा रहे हो उसको, इस जो भी 5 एंगल आप घुमा रहे हो, समझ रहे हो, के इंटू 5। तो यानी कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क आया हमारे पास, टॉर्क रिस्टोरिंग आया, वो कितना आया, के 5। ये आप याद कर लेना। 1 डिग्री घुमाने से कितना आया, 1 के रिस्टोरिंग टॉर्क आया, 2 घुमाने से 2 के आया क्योंकि टोरिजिनल कांस्टेंट की वैल्यू है, और 3 डिग्री घुमाने से 3 के आ गया, 4 डिग्री घुमाने से 4 के, अगर 5 डिग्री घुमा रहे तो के 5 आ रहा है। तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क जितने भी 5 पे घुमा रहे हो, भाई इसकी जगह 2 करते तो 2 के आ जाता, 3 करते 3 के आ जाता, 5 आ गया तो 5 ले लिया हमने, के 5 ले लिया, समझ रहे हो। 4 होता तो 4 के, 3 होता तो 3 के, ऐसे ही करके हमने, के तो कांस्टेंट रहना ही है साथ में, जितने भी एंगल पे घुमा रहे हो, मान लो 5 एंगल पे घुमाया तो हमने क्या ले लिया, 5। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना निकल के आ रहा है, 5। यहाँ तक क्लियर हो गई। तो अब ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद कर लो, ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा था, बाकी आपको ये पता लगना चाहिए कि रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क रिस्टोरिंग कितना होता है, के इंटू 5। और जो टॉर्क अप्लाइड था वो कितना था, याद करिए, NIAB साइन थीटा। तो आपको ये भी बताया था कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क वो हो जाएगा T अप्लाइड के बराबर हो जाएगा। बोलो होगी कि नहीं होगी भाई। आप घुमाते गए, एक कंडीशन इन फाइन स्प्रिंग में जो ब्लेड है वो चढ़ते गए, और एक कंडीशन ऐसे आएगी जो आप रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे, जो ये अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो और वो वापस आने वाला फोर्स है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ना तो वो इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, वो फाइनल रीडिंग निकल के आएगी, वो वाली कंडीशन है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का तो आपको बता दिया, के 5 है, इजिकल टू में अप्लाइड NIAB साइन थीटा। आई की वैल्यू अगर हमें निकालने, करंट निकालना है कि कितना करंट मेजर करना है हमें, वो निकालना है, तो के इंटू में 5 अपॉन में क्या बच गया भाई, NAB साइन थीटा। आप देखोगे के क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड वायर का, कांस्टेंट है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है पूरी वायर का। ए क्या है, हो गया। बी क्या है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी कांस्टेंट है। बस थीटा, समझ रहे हो। ए तो हो गया एरिया। ए थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब एरिया वेक्टर तो हर जगह देखो चेंज होता रहेगा।
आप देखोगे एरिया वेक्टर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अभी एरिया वेक्टर ऐसे थोड़ी देर बाद में ऐसे घूमेगा, तो समझ रहे हो ना, तो एरिया वेक्टर चेंज होता रहेगा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो चेंज होता रहेगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है ना वो कांस्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो इसको मैं हटा सकता हूं कांस्टेंट को, तो यानी कि फाई अपॉन में साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई लगा सकता हूं। भाई प्रोपोर्शनलिटी घटाने से यह वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट को लगाने से। अब अपने को एक चीज और देखिए, थीटा को भी गायब करना था, थीटा लेकिन चेंज हो रहा है। अब अपने दिमाग में आया यार, हमने बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था कि जितना ज्यादा करंट देंगे, हमने बताया था मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन, यही तो पढ़ाया था शुरुआत में जब बताया था। इसी प्रिंसिपल को तो बनाना चाहते हैं कि जितना ज्यादा करंट दोगे, फाई क्या डिफ्लेक्शन है, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। जितना ज्यादा घूमेगा, फाई कितने एंगल पे घूम रहा है, जितना करंट जाएगा उतना ही डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन साइन थीटा वाला रोल तो गलत आ गया। अब एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, तो इसको मैं बता देता हूं कि इसका क्या मतलब हुआ। एनसीईआरटी में सिर्फ ये बता दिया गया कि ये रेडियल फील्ड के लिए क्या हो जाता है, रेडियल फील्ड में थीटा 90 डिग्री हो जाता है। एनसीईआरटी में ये बता रखा है रेडियल फील्ड में थीटा कितना डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है रेडियल फील्ड में। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो डायरेक्ट आ गया फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। एनसीईआरटी में बता दिया। अब ये तो एनसीईआरटी में बता दिया गया, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आप ऊपर से भी सोल्व करके आ सकते थे, तो लिखोगे रेडियल फील्ड है तो थीटा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। साइन 90 क्या हो जाएगा 1, या क्या हो जाएगा साइन 90 1 हो गया 1, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। यहां से सोल्व करते हुए चले आ जाओ, यहां 1, फिर इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। ये तो मैं अपने लिए बता रहा था कि ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लिख सकते थे। ये था हमारे पास, यही कंसेप्ट था, हम ले आए भाई। एनसीईआरटी ने क्या बताया कि एक रेडियल फील्ड है, थीटा चेंज नहीं होगा, थीटा हमेशा कितने डिग्री का होगा, फिर 90 डिग्री। किसके बीच में, बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में, बस यही बताया था इनके बीच में। अब ये कहोगे रेडियल फील्ड क्या है, इसको समझेंगे, इसको भी समझेंगे रेडियल फील्ड है क्या। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे क्या। ये हो गया वर्किंग में, सारा लिखा था ना आपने, ये सारा वर्किंग का हिसाब किताब है। कंस्ट्रक्शन में आप थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो कोयल है ना, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेडियल फील्ड बनाने के लिए हमें सिलेंड्रिकल चाहिए कोयल। समझ रहे हो ना, कैसी बनानी पड़ेगी, सिलेंड्रिकल बनानी पड़ेगी। तो सिलेंड्रिकल बनाएंगे देखिए, और हमें क्या लगाना पड़ेगा, रेडियल फील्ड। तो हमें कंस्ट्रक्शन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब मैं कंस्ट्रक्शन लिखवा देता हूं, क्या लिखना है आपको वो सुनिए। ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके उतार लेना बैक में जाके, जिन्होंने नहीं उतारा है सुनिए अब ध्यान से। अब नए जो तैयार होगा उसकी कंस्ट्रक्शन सुनिए। अब करेंगे तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में गैल्वेनोमीटर, क्योंकि मैं बाद में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। कंसिस्ट ऑफ, रेडियल फील्ड भी बताऊंगा। अगर ये डायरेक्ट बता देता है तो साइन थीटा का रेडियल फील्ड का जिक्र नहीं करता, तो आपको समझ में नहीं आता कि सर जी रेडियल फील्ड क्या होता है। अब आपको समझ में आया कि क्यों रेडियल फील्ड की जरूरत पड़ी, क्योंकि साइन थीटा कांस्टेंट नहीं रह रहा था। तो हमें एक ऐसे फील्ड की जरूरत पड़ेगी जहां थीटा क्या रहे, 90 रहे। तो वो हम बढ़ाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना है वो लिखे, पहले कंस्ट्रक्शन दोबारा से हमें सही से लिखनी है। गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए कोयल विद many turns which is free to rotate about its axis। आपको तो डायरेक्ट लिख देना है, आपको पेपर में तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अबाउट इट्स एक्सिस, तो कभी सोच रहे हो कि सर जी हमें भी इतनी लंबी करनी पड़ेगी, नहीं, वो वर्किंग सेम रहने वाली है। थीटा लिख दोगे 90 डिग्री, क्योंकि रेडियल फील्ड है। बस ये कंस्ट्रक्शन में जो ये चीज है लिखने वाली, ये थोड़ी सी चेंज करेंगे, बाकी सबको सेम रहेगा, फिगर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखिए अबाउट इट्स एक्सिस इन ए यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हम बोल रहे थे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आप क्या बोल रहे, रेडियल, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भाई, इतनी बात बोलनी है अपने को, रेडियल भी, ठीक है। अब क्या लिखना है इसके बाद में, अब ये जो आपको पता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार करेंगे, तो उसके लिए लिखिए नीचे देयर इज ए सिलेंड्रिकल soft iron core there is a cylindrical soft iron core which increase the strength of
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा देती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अभी नोट डाउन कर लो इनको, फिर समझाता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मेक द फील्ड रेडियल। देखिए भाई रेडियल फील्ड कैसे बढ़ाया जाता है, यही आ गया आंसर। देयर इज ए सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन। क्या लेना है, एक सॉफ्ट आयरन कोर लेनी है। यहां पे क्या लेनी है, एक सॉफ्ट आयरन कोर। आयरन कोर लेनी है सॉफ्ट, और वो भी कैसे लेनी है, सिलेंड्रिकल। कैसे लेनी है भाई, सिलेंड्रिकल। आगे समझ में, सिलेंड्रिकल वायर लेना है और इसमें हमें तार ऐसे लपेट देने हैं। ठीक है, इस तरीके से तार लपेट रहेंगे, समझ रहे हो, इसमें तार ऐसे लपेटे रहेंगे, बोल रहेंगे रहेंगे ऐसे, बहुत सारे क्लोज टुगेदर हैं, इसके अंदर इस प्रकार से लपेटे रहेंगे। अब क्या करना है, ये जो फील्ड है इसके अंदर से पास होगा। अब इसका फिगर कैसे बनाएंगे, फिगर को ध्यान से समझिए कि जो आपका पुराने वाला फिगर था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो अब नया फिगर तैयार होगा इसका। वो नया फिगर कैसा होगा वो देखिए। अब ये जो आपने फिगर देखा, इसका टॉप ये उतार लिया आप लोगों ने। रेडियल फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी, यहां तक क्लियर हो गया। रेडियल फील्ड क्या होता है, जिसमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितने डिग्री का बने, 90 डिग्री का बने। तो रेडियल फील्ड कैसे बनेगा, और ये जो सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करें, क्योंकि सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट कर लेगा। देखिए ये क्या करता है, टॉप व्यू देखते हैं, ये मिटा दो भाई। अब इसका टॉप व्यू और देख लो, इसका डायग्राम का टॉप व्यू। इसका टॉप व्यू देखोगे तो देखिए, हाँ इसको अगर हमें एक घूम रहा है ना, तो इसके यहां से पॉइंटर लगा के यहां से स्केल लगा सकते थे इस फिगर में। यहां पे ये स्केल है, ये जीरो वाली कंडीशन, ये इधर या इधर, जिधर भी ये नापेगा उधर नाप सकता है रीडिंग। इस तरह से गैल्वेनोमीटर तैयार होता है। तो अब इसका टॉप व्यू देखिए भाई, टॉप व्यू में क्या दिखेगा, एक तो ये स्केल लगा लेते हैं हम लोग, पहले तो इसी को बना लेते हैं। इसको देखोगे ऊपर से तो ये इसी तरह से दिखेगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये देखिए दिखेगा ऐसे, ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा। तो हमने क्या बढ़ा दिया भाई, सर्कुलर। बोलो दिखेगा या नहीं दिखेगा। जब आप टॉप व्यू देखोगे ऐसे करके, तो आपको ये वाला हिस्सा देखो, ये रहा, यहां से सिर्फ ये सर्कल ही तो दिखेगा, तो इस सर्कल लगा दिया। इसमें गोल गोल तार घूम रहा है ऐसे, इस तरह से दिख जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और यहां से एक कोयल को घुमा रखा हमने, और यहां से एक इंडिकेटर के रूप में लगा रखा है ऐसे ऐसे करके। यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, तो देखिए रेडियल का मतलब क्या होता है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड गया तो पता है, इधर से निकलेगा और इधर से एंट्री मारेगा, समझ रहे हो, इसके अंदर से। ऐसे ही अगर इसको मान लो यहां से एंट्री करवाते हो तो इधर निकल जाएगा। रेडियल फील्ड का मतलब समझिए, इधर से गया इस डायरेक्शन में निकलेगा, इधर से गया इस डायरेक्शन में निकलेगा। समझ गए हो गया अब आप लोग। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से निकलेगा भाई। इसीलिए तो हमने इसको क्या यूज करा है, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करी है, सॉफ्ट आयरन कोर। कारण ये था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां से नॉर्थ से साउथ सीधा भी जा सकता था, लेकिन मुझे क्या करना था, सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास करवाना है। इसलिए सॉफ्ट आयरन, और ये स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कि इसके अंदर से अलाउ करवा देगा, उधर से नहीं जाने देगा, इसके अंदर से अलाउ करेगा। तो यहां पे थीटा जो आपका हो कितने डिग्री का बनाएगा भाई, हमेशा 90 डिग्री का। तो यही होता है भाई रेडियल फील्ड। क्लियर हो गई। तो ये इसका टॉप व्यू होगा, इस प्रकार से रीडिंग आप देख सकते हो, यहां पे रीडिंग दिखाएगा। ये है आप इसका एक्चुअली में फिगर गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, पॉइंटर बोलते हैं। जो आपको मैं बता रहा था, ये क्या है, स्केल, जिससे हम इसका रीडिंग को मेजर करेंगे। बोलो समझ में आया नहीं आया, इसी फिगर को हमने चेंज करके ये बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हो ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी चेंज करी हमने। अब यहां लिख देना कि इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन हो, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा भाई। ये बात और नोट कर लेना कि किसी भी सिचुएशन में इस केस में रेडियल फील्ड में हमेशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। वर्किंग में तो आप समझ में आ गया होगा, वहां थीटा लगा के पूरा चेंज कर ही दोगे, तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना, बस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा चेंज करना था। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको 3 बार फिगर बनाए मैंने, 3 बार। तो ये इसीलिए बनाया ताकि आपको एक एक स्टेप आपको क्लियर हो सके कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, रेडियल फील्ड क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब छोटा सा एक टॉपिक और बच गया है, इसी से रिलेटेड गैल्वेनोमीटर का ही। क्या है गैल्वेनोमीटर का टॉपिक, अभी हमने क्या पढ़ा था भाई, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है K phi इज इक्वल टू में NI AB,
क्योंकि साइन थीटा 0 हो गया। करंट की वैल्यू हमारे पास निकल के आई के फाई एन ए बी, यही था ना करंट की वैल्यू। अब हम क्या पूछना चाह रहे हैं वो सुनिए अब ध्यान से। अब हमारे पास टॉपिक है करंट सेंसिटिविटी। क्या है? करंट सेंसिटिविटी भी, क्योंकि आप सभी को पता है गैल्वेनोमीटर को ही हम करंट मेजर करने में यूज तो करते ही हैं। अब बात आती है सेंसिटिव क्या होता है। आप नहीं बोलते कई बार किसी को बोल दिया वो रोने लग जाता है, थोड़ी सी बात कोई बोली नहीं और वो बहुत ज्यादा करे। मान लिया आपने किसी को बोल दिया भूत भूतनी, तो चिढ़ जाएगी, ओ हो मुझे भूतनी कह दिया, चिढ़ेगी ना। तो उसको बोलते हैं कि हल्की सी कोई बात बोल देना, उसको बतंगड़ बढ़ा देना, बात का बतंगड़ बढ़ा देना, है ना। तो वही है करंट सेंसिटिविटी, मतलब हल्का सा करंट देना। क्या बताया? हल्का सा करंट देना लेकिन दिखा देना लार्ज डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। क्या देना है? करंट सेंसिटिव किसको माना जाएगा? जो लार्ज करंट देने से कम, स्मॉल करंट देने से, छोटा करंट देने से, स्मॉल करंट देने से, ध्यान समझिए, जो स्मॉल करंट देने से लार्ज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का मतलब हो गया जिसके अंदर लार्ज सेंसिटिविटी है, ग्रेटर सेंसिटिविटी है। तो हल्के से करंट से ज्यादा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया कि हल्का सा करंट दो और ज्यादा सेंसिटिविटी पाओ। यही है करंट सेंसिटिविटी का मतलब। अपॉन में आई आएगा हमेशा, बनाने के लिए आपको बता दिया मैंने, और ऊपर लगा दिया 5। बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है भाई कि भाई करंट सेंसिटिविटी में 5 ऊपर आएगा या आई ऊपर आएगा। तो आप दिमाग लगाओ कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? चिड़चिड़ापन, कि जिसमें थोड़ी सी बात बोले और ज्यादा दिखा दे। तो करंट, थोड़ा सा करंट दोगे तो ज्यादा दिखाएगा, उल्टे अनुपात में हो गया ना भाई ज्यादा। अब ऊपर वाले से देख लो, फाई क्या था? डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा सेंसिटिव। ये बात भी सही है कि जितने ज्यादा आपने घुमाया उतना ही आपने क्या कर दिया, वो जो पॉइंटर था वो रीडिंग दिखाना शुरू कर देगा। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा रीडिंग दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। यही करंट सेंसिटिविटी है। हाँ, कम करंट में भी दिखाए ज्यादा, कम करंट में भी ज्यादा दिखाएगा, तो ये करंट सेंसिटिविटी। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया। बोलो समझ में आई नहीं आई? लेकिन इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? तो डेफिनेशन लिख लो, डिफाइन, डेफिनेशन लिख लो इसकी। तो लिखना है इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, डिफ्लेक्शन produced, it is defined as the deflection produced in the galvanometer, in the galvanometer, in the galvanometer when a unit current flow through it, when a unit current flow through it। समझ में आई नहीं आई बात? कि जब एक यूनिट करंट फ्लो करे तो वो क्या कर दे? डिफ्लेक्शन शो कर देगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाएगा। इट डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लो थ्रू। तो वो करंट सेंसिटिविटी। बोलो समझ में आई नहीं आई? डेफिनेशन नोट कर लिया आप लोगों ने? इसका देखिए, आई की वैल्यू आप पढ़ चुके हो, तो आई की वैल्यू आ चुकी है, तो फाई, आई की वैल्यू अपॉन में आएगी ना, तो यह लिखोगे के फाई और ये ऊपर चला जाएगा एन ए बी। तो काट सकते हो, फाई से फाई कट गया, यानी कि हम कह सकते हैं फाई अपॉन में आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए बी अपॉन में के। समझ रहे हो? तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि करंट सेंसिटिव को कैसे इंक्रीज करा सकते हैं? करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे करवा सकते हैं? हाउ वी कैन इंक्रीज, हाउ करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज, करंट सेंसिटिविटी कैन इंक्रीज। बोलो कैसे करेंगे? तो सुनिए ध्यान से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है एन ए बी अपॉन में के। तो यानी कि अगर हम पहला पॉइंट सुनिए, एन को इंक्रीज कर देंगे, क्या बताया? एन को इंक्रीज कर देंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? उल्ट सीधे अनुपात में है। दूसरा पॉइंट, अगर हम एरिया को इंक्रीज कर दें, क्या बताया? एरिया को इंक्रीज कर दे तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। थर्ड नंबर पे क्या बताया? बी, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दे तब भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। ऊपर देखो ये रहा, सीधे अनुपात में। फोर्थ पॉइंट पे ध्यान दीजिए भाई, के को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज, पागलो डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए इसको डिक्रीज करने के लिए इसका जो मटेरियल लिया जाता है वो है फॉस्फोर या क्वार्टर्स फाइबर, क्वार्टर्स फाइबर इसका यूज करते हैं भाई। फॉस्फोर ब्रोंज का यूज करते हैं या क्वार्टर्स फाइबर का यूज करते हैं। तो फॉस्फोर ब्रोंज या क्वार्टर्स फाइबर का इसका यूज करते हैं ताकि इसके जो के है यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाए? कम हो जाए। कम होएगी के की वैल्यू तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एन ए बी बाई के। तो इस फॉर्मूले में ही छुपा हुआ है इसका आंसर।
तो एन को बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ए को बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, बी को बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये उल्टे अनुपात में है, तो के को डिक्रीज करोगे तो बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें फॉस्फोर ब्रोंज या क्वार्टज फाइबर को यूज करना है। तो करंट सेंसिटिविटी खत्म होती है। अब हमें करना है वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि आपको पता है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी बदलते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, लंबी हो जाएगी क्लास। तो हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या बताया? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वही बात है, करंट वोल्टेज में क्या पढ़ा था कि हल्का सा करंट दें और ज्यादा करंट शो करें, यही तो बताया था। हल्के से ज्यादा वोल्टेज सेंसिटिव में भी कि हल्का सा वोल्टेज दें और ज्यादा वोल्टेज शो करे। हल्का सा वोल्टेज दे, हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस दे और ज्यादा शो करे तो वोल्टेज। क्लियर होगी? वहां पे करंट था, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी थी, यहां करंट, यहां पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए ऊपर वाई कांस्टेंट एंगल फाई डिफ्लेक्शन जो शो करेगा फाई, तो फाई बाई बी। वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया फाई बाई बी। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम, सेम उसी की तरह काम करेंगे। डेफिनेशन सुनिए अब ध्यान से, लिखिए। इट इज डिफाइंड एज the deflection produced it is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied एक बार इसको मिटा देता हूं भाई। अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर बोलो, समझ में नहीं आई? अब हम बात करते हैं कि वोल्टेज जो सेंसिटिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है। डिपेंड किस पे करती है भाई? तो अभी बात कर रहे थे फाई बाई वी, तो V इजिकल टू क्या होता है? आई आर। तो यहां लिख सकते हो फाई आई इंटू आर, लेकिन आई की वैल्यू तो मुझे पता है, ये रही, तो आई की वैल्यू यहां रख दूंगा मैं। तो नीचे आ जाएगी के फाई और ऊपर चला जाएगा एन ए बी। फाई से फाई कट गया, यानी कि जो करंट सेंसिटिव वोल्टेज सेंसिटिविटी है फाई बाई वी, क्या ये वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई बाई वी किसके बराबर आई भाई? एन ए बी अपॉन में के इंटू में आर। देखिए फर्क क्या आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ किसका फर्क है? रेजिस्टेंस का फर्क है। वोल्टेज में क्या किसका जिक्र आ गया? रेजिस्टेंस का। तो अब किस चीज पे डिपेंड करती है? तो नंबर एक तो क्या लिखोगे? एन को इंक्रीज करेंगे, जैसे उसमें लिखा गया था डायरेक्टली है ना, तो वोल्टेज सेंसिटिव हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा। नंबर दूसरे पे एरिया को बढ़ाने से। तीसरे नंबर पे बताया मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दोगे तो भी बढ़ जाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। चौथे नंबर पे बताया था आपको कि अगर आप के की वैल्यू को फॉस्फोर ब्रोंज यूज करते हो या क्वार्टज फाइबर यूज करते हो तो के की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और के की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो करंट सेंसिटिव भी बढ़ रहा था और वोल्टेज सेंसिटिव भी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, इसमें एक नई चीज क्या आई है? पांचवी, रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। आप सभी जानते हो वोल्टमीटर के लिए क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस लिस्ट होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। तो बेटा आज आपको पढ़ा दिया गया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज सेंसिटिविटी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, करंट सेंसिटिविटी। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से हम गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और किस प्रकार से उसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी से आपको ये तो पता लगे कि बन तो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।